अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इतिहास खुद को क्या दोहराने जा रहा है? क्या इस देश में और विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में मंडल वर्सेस कमंडल वर्जन 2 की राजनीतिक और सामाजिक लड़ाई दोबारा से शुरू होने जा रही है? कमोबेश अगर इस वक्त के माहौल की हम तुलना करें तो ये पाएंगे कि जो 90 के दशक में शुरुआत हो रही थी वो कुछ इसी प्रकार से थी। क्या ये राजनीतिक माहौल को दोहराया जा रहा है या इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है? आज की चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है। बहनों भाइयों, बिहार में हुए जातीय सर्वे के पश्चात पूरे देश भर में इन दिनों ओबीसी पॉलिटिक्स का बड़ा जोर है। ये वही मसला है जो 90 के दशक में मंडल आयोग की सिफारिशों के रूप में पूरे देश भर का सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने को अलग थलग कर दिया था। अब ये मुद्दा इन दिनों बेहद चर्चा में है और सभी राजनीतिक दल इस तरह की पॉलिटिक्स के केंद्र बिंदु में खुद को लाने की कोशिश कर रहे हैं। बहनों भाइयों, ओबीसी समाज जिसकी भागीदारी हिंदी पट्टी राज्यों में 55 से 63% के आसपास पाई गई है, बिहार के जातिगत सर्वे के बाद जब ये 63% आया, उसके बाद से आपने देखा होगा कि जातीय जनगणना की मांग और ओबीसी पॉलिटिक्स पर जोर इन दिनों भारत की प्रमुख राजनीतिक दलों के केंद्रीय मुद्दे में सम्मिलित हो चुका है। और आने वाला दौर भी इन्हीं का दौर है। जो लोग राजनीति को समझ रहे हैं, राजनीति को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आने वाले वक्त और आने वाली राजनीति को समझ रहे हैं, वो बेहतर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाला वक्त या चल रहा दौर अब ओबीसी पॉलिटिक्स को बेहद मजबूत कर रहा है। क्या इस देश की राजनीति मंडल 2 वर्सेस कमंडल 2 की तरफ बढ़ रही है? जवाब कुछ भी हो सकता है। जवाब ये भी हो सकता है कि क्या इस देश की राजनीति और इतिहास खुद को दोहरा रहा है? क्या इतिहास उस मुहाने पर वापस खड़ा होकर पहुंचा है जहां पर मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद इस देश के सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में एक क्रांति हुई हो? आज लोकनायक जयप्रकाश की जयंती है, जिन्होंने समाजवादी भारत की परिकल्पना की थी। एक ऐसा भारत जहां पर सबको शिक्षा मिले, युवाओं को रोजगार, उनको काम, आर्थिक समानता हो, विषमताएं न हो और इस देश में तरक्की का सबको समान अवसर मिले, ऐसी परिकल्पना लोकनायक की थी। आज उनकी जयंती है। बहनों भाइयों, ये वो दौर है जिन्हें भी 90 का दशक याद था। अभी उस प्रकार का तो माहौल नहीं बना है, लेकिन वैसी परिस्थितियों का लगातार निर्माण हो रहा है जब ओबीसी समाज की गिनती और विशेष तौर पर जातीय जनगणना का मुद्दा पूरे देश भर में जोर पकड़ रहा है। आपने देखा होगा कि इस देश के लार्जेस्ट अपोजिशन ने जातिगत जनगणना को अपना केंद्रीय विषय बना लिया है। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर अभी पसोपेश में है, लेकिन अन्य दल भी इस मांग के साथ खड़े होने को बेकरार हैं, क्योंकि इतना बड़ा वोट बैंक और इतना कंसोलिडेटेड वोट शेयर कोई भी राजनीतिक दल खुद से गंवाना नहीं चाहता है। इसका परिणाम क्या होगा, इसका अंजाम क्या होगा और क्या ये वाकई में जो हिंदुओं के अनडिवाइडेड वोट शेयर का एक लार्जेस्ट हिस्सा, एक लॉयन शेयर बीजेपी पा रही थी, क्या ये मुद्दा उसमें बीजेपी को चोट पहुंचाएगा? और विपक्ष इसमें इतना मुखर क्यों है? मैंने कमंडल का जिक्र इसलिए किया क्योंकि जनवरी के आखिरी सप्ताह के किसी भी कार्य दिवस पर अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का लोकार्पण भारत के प्रधानमंत्री और राम जन्मभूमि न्यास करने की तैयारी कर रहा है। और ये माना जा रहा है कि उसके पहले और उसके बाद पूरे देश भर में उत्सव मनाया जाएगा। राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। यानी एक तरफ जातीय जनगणना की मांग, जिसको मंडल 2 का नाम दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ पुनः राम मंदिर आंदोलन के बाद उस आंदोलन की परिणति एक मंदिर के रूप में। दोनों अपने अपने क्षेत्र में अचीव करके वर्जन 2 के साथ आने की तैयारी कर रहे हैं। क्या ये मुद्दा कमंडल 2 और मंडल 2 का कारगर होगा और क्या इस देश की जनता इस मुद्दे पर वोट करेगी या फिर उसके मन में कुछ और ही चल रहा है?
आज हम इन सारे मसलों का जवाब खोजेंगे। तमाम प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद होंगे, विश्लेषक भी होंगे। उनके जरिए हम इस मुद्दे को की कड़ी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाते हैं। गरीब चाहे वो पिछड़ा हो, गरीब चाहे आदिवासी हो, गरीब चाहे सामान्य वर्ग से हो, हमें सबसे बड़ी जाति मेरे लिए गरीब है। कांग्रेस अब पूरी नई भाषा बोलने लगी है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस के दशकों के शासन ने देश को सिर्फ गरीबी दी है। कांग्रेस ने समाज को जाति के आधार पर बांटने का ही काम किया है। निर्णय लिया है कि हम कास्ट सेंसस को इंप्लीमेंट करेंगे। सिर्फ ये नहीं, मगर ये भी डिसीजन लिया है कि हम बीजेपी पर दबाव डालेंगे और उनसे करवाएंगे। अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर उन्हें परे हो जाना चाहिए, क्योंकि देश कास्ट सेंसस चाहता है। जो लड़ाई नेताजी ने, मान्यवर काशीराम जी ने लड़ी, और जिन पर ये दोनों नेता सिद्धांतों पे चल रहे थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, हमें उम्मीद है और देश में भी आने वाले समय में इसी तरह जाति जनगणना हो करके उन तमाम जातियां जो पीछे रह गईं सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से, उनको बराबरी में लाने का काम चलता रहेगा। 90 के दशक में जब बहनों भाइयों ये मुद्दा आया था, उसके पश्चात जब आगे बात बढ़ी और 2005-7 तक इस देश और उत्तर प्रदेश की राजनीति बढ़ी, इस तरह के जातीय वर्गों को जोड़ने को एक नया नाम दिया गया, सोशल इंजीनियरिंग। मायावती की तो सरकार ही इस पर बनी, ऐसा दावा किया गया। उसके बाद 2012 में अखिलेश यादव की सरकार बनी इन्हीं सोशल इंजीनियरिंग पे। लेकिन मसला कहाँ से शुरू हुआ था? 90 के दशक से। आज हम इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। संजय चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अनिल यादव उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, और मतीन खान उत्तर प्रदेश में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष, चक्रपाणी जी महाराज अखिल भारत हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं, हमें दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सबका शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। संजय चौधरी जी,